स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हिस्ट्री इज शेप्ड बाय ज्योग्राफी, यही डिक्टम है, यही सवाल है और इसी सवाल का जवाब ये सीरीज है। जी हाँ, इतिहास कहीं ना कहीं भूगोल से ही शेप किया जाता है। भारत का इतिहास भारत के हिमालय और हिंद महासागर से ही बना हुआ है। जी हाँ, आइए मेरे साथ, मैं हूं आशीष, इस रोचक सीरीज को शुरुआत करते हैं। दैट इज हिस्ट्री ऑफ भारत थ्रू मैप्स। हम इंडिया के एंशियंट टाइम पीरियड से लेके, इंडिया ही छोड़िए, वर्ल्ड के एंशियंट टाइम पीरियड से लेके मॉडर्न तक जाएंगे। थ्रू मैप्स देखेंगे कि इंडस वैली के टाइम पीरियड पे भारत कैसा दिखता था, या आर्यव्रत की कल्पना वैदिक आर्यंस ने कैसे की थी, या मुगलों के समय में भारत कितना बड़ा था, या ब्रिटिश इंडिया के समय हमारी चौहद्दियां या हमारे चार कॉर्नर्स कौन से हुआ करते थे। ऐसा क्यों है कि हम हमेशा कुछ अटैक्स नॉर्थ वेस्ट से ही झेलते रहे? ये सब सवाल क्या आपके जहन में आते हैं? डू यू थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस? एंड इफ यू डू थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस, देन यू आर इन द राइट प्लेस। थ्रू अ सीरीज ऑफ एपिसोड्स वी विल एक्सप्लेन डायनेस्टी बाय डायनेस्टी। हम एक एक डायनेस्टी, एक एक सिविलाइजेशन के थ्रू क्रिस क्रॉस करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन नक्शों के थ्रू करेंगे, इन मैप्स के थ्रू करेंगे। वी विल सी द एमिनेंस ऑफ पासेस इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास को कितना ज्यादा इन पासेस ने, यानी कि खैबर पास, बोलन पास, गोमल पास, या हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस इतिहास को कितना सारा दीपू पास ने चेंज किया है, या कितना सारा दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न पासेस ने चेंज किया है, या क्या हमारे सागर की, हमारे हिंद महासागर के, इंडियन ओशन की हवाएं इतनी स्ट्रांग हैं कि वो साउथ इंडिया के सिविलाइजेशंस को बना रही थी और बिगाड़ रही थी। मॉनसून्स भी हमारे ट्रेड को शेप कर रहे थे। ये सब बातें आप जानते हैं, आप समझते हैं, लेकिन विस्तार से बताना हमारे इन्हीं एपिसोड्स का मकसद है। तो अगर आप इन सवालों के बारे में जानना चाहते हैं या सोचते हैं, तो आप सही दिशा में हैं। देखिए, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर से हमेशा अटैक्स होते रहे, चाहे वो पर्शियंस हो, चाहे वो अलेक्जेंडर के इन्वेजन्स हो, चाहे वो कुशान्स हो, चाहे वो इंडो ग्रीक्स हो, या दिल्ली सल्तनत के लोग हों, टर्क्स हों, इवन मुगल्स हों। वो सब हमें हमेशा नॉर्थ वेस्ट के टाइम पीरियड से ही, यहां से ही आते हुए दिखे। ऐसा क्यों? अगर ऐसा है तो इसका कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। उसी कारण को जानने के लिए हम इस एपिसोड को देख रहे हैं। और फॉर दैट एग्जाम्पल, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया का कभी भी सदर्न स्टाइल या सदर्न एरियाज में कोई कैपिटल नहीं रहा है? चाहे वो अशोक के एम्पायर को ले लें, या आप गुप्ता एम्पायर को ले लें, या आप दिल्ली सल्तनत को ही ले लीजिए, या मुगल्स को ले लीजिए। जो भी हेजेमोनिक एम्पायर्स रहे हैं, जो भी विशालकाय एम्पायर्स रहे हैं इंडिया में, उन्होंने अपनी कैपिटल को कभी भी साउथ इंडिया से जोड़कर नहीं देखा। यानी कि इंडिया वॉज नेवर गवर्न्ड फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया इटसेल्फ। साउथ इंडिया में बहुत सारे एम्पायर्स हुए, लेकिन वो नॉर्थ पे कब्जा नहीं कर पाए। अगर मैं सबसे बड़े एम्पायर चोलास की भी बात करूं, तो वो अपने कैपिटल उरयूर से चाहे एक दो दफे नॉर्थ इंडिया में जरूर अटैक कर देते थे, लेकिन नॉर्थ इंडिया को कब्जा नहीं कर पाते थे। वो साउथ ईस्ट एशिया को जरूर कब्जा कर रहे थे, लेकिन इंडिया हमेशा एक नॉर्दर्न कैपिटल से ही गवर्न हुआ है। दिल्ली आज हमारी कैपिटल है। ऐसा क्यों? इसका आंसर भी इसी सीरीज में है। लेकिन एक और सवाल था जो मैं अपने आप से इस सीरीज बनाने के समय पूछ रहा हूं, और शायद आप भी पूछेंगे, कि ऐसा क्यों है आज के भारत में कि हमारी 90% ऑफ द ट्रेड सी के थ्रू चलती है? क्या हम बाय लैंड ट्रेड नहीं कर सकते? इतनी बड़ी एशिया के नीचे एक पेनिनसुलर पार्ट को लेकर हम बैठे हुए हैं। हमारे पास सिर्फ सी रूट्स नहीं है दोस्तों, हमारे पास लैंड रूट्स भी थे और होने भी चाहिए, लेकिन हम अपनी ज्यादा से ज्यादा ट्रेड को सी के थ्रू ही करते हैं। ये सब सवाल आते हैं ना आपके जहन में? जी हाँ, इसी सवालों का निराकरण है, इसी सवालों का आंसर्स है, इसी सवालों का जवाब है ये सीरीज। सो हिस्ट्री ऑफ भारत थ्रू मैप्स एक हमारी कोशिश है टू ट्रेस द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू मैप्स, और बड़े ही रोचक प्रोसेसेस से हम आपको गुजारेंगे। एंड यू विल एंजॉय दिस सीरीज एज मच एज यू एंजॉय द नरेटिव्स ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री के बहुत सारे नरेटिव्स आते रहे हैं, आप उन्हें देखते रहें, लेकिन एक अलग नजरिया है।
इसी नजरिए की बात करते हुए एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना जो आपको देनी है, पर्टिकुलरली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर studying and those who are earnestly studying for UPSC Civil Services examinations। हम जानते हैं कि ये एग्जाम आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे लिए आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका नाम फाइनल लिस्ट में देखना। सो फॉर दैट वी हैव द P2I बैचेस, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस, जिसमें हम प्रीलिम्स ही नहीं मेंस और इंटरव्यू की तैयारी आपको करवाते हैं। जब आप प्रीलिम्स क्रॉस करते हैं तो मेंस की तैयारी हम वापस आपको अपने मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के थ्रू करवाते हैं, सो दैट वी कॉल यू बैक अगेन टू आवर कैंपसेस। प्रीलिम्स की तैयारी ऑनलाइन मोड में, मेंस की तैयारी ऑफलाइन मोड में। दिस इज द बेस्ट डील, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आउट देयर। तो ज्यादा समय ना बिताइए। 30th September is the last day. This is closing for the September evening batch with द कोड ऐश लाइफ। जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेगा। अगर ये कोड नहीं यूज करते हैं तो डिस्काउंट्स नहीं मिलेगा दोस्तों। आई डोंट वांट यू टू लूज आउट एन अपॉर्चुनिटी। अफोर्डेबिलिटी इज व्हाट इज आवर मोटो, लेकिन क्वालिटी से कोई रत्ती भर भी मैप का 1 इंच इधर से उधर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दैट इज आवर प्रॉमिस एंड वी डिलीवर ऑन दैट प्रॉमिसेस। नाउ विद दिस लेट अस बिगिन विद द टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। ये बहुत जरूरी है कि हिस्टोरिकल टाइमलाइन को आप समझें और फिर मैप समझें। देखिए, एक सबसे बड़ा इतिहास का पन्ना जो है, वो ब्लॉक जो है, वो प्री हिस्ट्री का निकलता है, जहां पर कुछ लिखा नहीं जाता था, जहां पर देयर वर नो एपिग्राफिकल नोशंस, और वहां पर प्री हिस्ट्री की ब्लॉक आती है। उस समय भी भारत था, लेकिन कैसा भारत था वो अभी हम देखेंगे, कुछ ही क्षणों में देखेंगे। सो ये 2 मिलियन ईयर्स अगो से, 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर 12,000 ईयर अगो तक हम प्री हिस्ट्री के पार्ट को देखते हैं। उसके बाद भारत में आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो अराउंड 7000 BC से 1900 BC तक है। इसमें मैंने सिर्फ मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं, लेकिन सबसे पहले के साइट्स को भी जोड़ा है, जो कि डेट को थोड़ा आगे बढ़ाती है। इतना ही नहीं, इसके बाद आता है वो टाइम पीरियड, चाल्कोलिथिक या नॉन हड़प्पन चाल्कोलिथिक पीरियड, जहां पर लोग कॉपर बनाते थे। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में ऐसे कॉपर होर्ड कल्चर्स बहुत मशहूर हुए, और ये मध्य भारत में और वेस्टर्न इंडिया में हुए। इनकी भी मैप्स देखेंगे। और बाद में आते हैं हमारे आर्यंस, द वैदिक इंडिया। और वैदिक इंडिया 1500 से लेके ऑलमोस्ट 600 BCE तक चलता है, जब हमारे यहाँ पर महाजनपद आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर बड़े डायनेस्टीज का जन्म होने वाला है। मगध एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो फॉर द फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स दिस इज द टाइमलाइन। मैं हर चैप्टर्स के थ्रू टाइमलाइन बताऊंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कॉन्टिनेंट कब जन्म ले रहा है। जी हाँ, जो आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं वो ऐसा था नहीं जैसा हमें दिख रहा है। करीब 40 मिलियन साल पहले, 40 मिलियन ईयर्स अगो से पहले, हमारा कॉन्टिनेंट कुछ ऐसा दिखता था। मैं आपको इस स्क्रीन के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो प्ले के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। दिस वाज अ बिग कॉन्टिनेंट कॉल्ड एज पैंजिया। और इस कॉन्टिनेंट में जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ, जब एक के बाद एक कॉन्टिनेंट्स टेक्टोनिक मूवमेंट्स के थ्रू एक दूसरे से अलग होती गई, उसी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये जाता हुआ आपको ऊपर दिख रहा है, विच वॉज पुशिंग थ्रू द यूरेशियन प्लेट। ये जो हमारा एशिया और यूरोप का प्लेट है, इसे यूरेशियन प्लेट कहते हैं, वो उसे पुश कर रहा था। और ये देखिए, पुश करते हुए आगे जाता है। यही हमारे इस प्रेजेंट डे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बनाता है। ये पहले से मौजूद नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद ये लगे, या दर्शकों को ये लगे कि ये पहले से ही हमारा भारत का भूखंड ऐसे अवेलेबल है। जी नहीं, दिस वॉज जस्ट 40 मिलियन ईयर्स अगो। क्या आप जानते हैं हमारे वर्ल्ड की इतिहास कितनी पुरानी है? दिस इज 4600 मिलियन ईयर्स अगो। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इसका तो बस 10% का हिस्सा भी नहीं होगा, इवन लेस देन 10%, 5% का हिस्सा है ये 40 मिलियन ईयर्स अगो से हमारी ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये हमें पर्सपेक्टिव देता है दोस्तों कि एक्चुअली जो हम आज देख रहे हैं वो बहुत ही यंग फॉर्मेशन है। हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत यंग फॉर्मेशन है, इसलिए हिमालयज में हमेशा
टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते रहते हैं। हिंदू कुश में हमेशा आप देखेंगे हर साल 2 साल में अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि सबसे पहले ह्यूमंस कब आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज 4600 मिलियन ईयर्स अगो, और ये 4 चरणों में बटा हुआ है। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, दैट इज द प्री कैम्ब्रियन स्टेज, द पेलियोजोइक, मीसोजोइक एंड द सीनोजोइक स्टेज। सीनोजोइक स्टेज के लिटरली लास्ट पार्ट में हम अभी बैठे हुए हैं। सो सीनोजोइक स्टेज जो फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ से चल रहा है, उसका चौथा चरण है। उस सीनोजोइक स्टेज के लास्ट पार्ट में हम बैठे हुए हैं, जिसे होलोसीन एपॉक कहते हैं। नाउ प्लीस्टोसीन और होलोसीन ये दो एक ऐसे टाइम पीरियड हैं जिसे हम आइस एज से रिलेट करते हैं। प्लीस्टोसीन वाज द लास्ट आइस एज दैट वी हैड ऑन अर्थ। और ज्यादा से ज्यादा होमिनिड्स, यानी कि एप से थोड़े अलग जो होमिनिड्स हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स आने जो शुरू हो रहे हैं, वो इवॉल्व होना शुरू हो रहा है अराउंड 6 मिलियन ईयर्स अगो। सो जस्ट 6 मिलियन ईयर्स अगो वी हैड स्टार्टेड अराइविंग, ह्यूमंस हैड स्टार्टेड अराइविंग। सो उससे पहले हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वाज लार्जली डोमिनेटेड बाय अदर ग्रुप ऑफ अदर प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ। ह्यूमंस की हिस्ट्री अर्थ की सबसे छोटी हिस्ट्री है दोस्तों। ये जानकर भी हमें बड़ा हैरानी लगती है, राइट? बट सबसे पहले होमिनिड्स पूरे वर्ल्ड में, सबसे पुराने होमिनिड्स हमें इसी पार्ट में मिलते हैं। जी हाँ, आप यहां पर देख सकते हैं, दिस इज अफ्रीका, राइट? और अफ्रीका के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में हमें सबसे पहले होमिनिड्स मिलना शुरू हो गए थे। 6 मिलियन ईयर्स अगो की कहानी है ये। 6 मिलियन ईयर्स अगो हमें कुछ ऐसे स्कल्स मिल रहे थे जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और ये सबसे पहले सदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका में हमें मिलते हैं। इसलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि आप कहां से आए और कहां जा रहे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरीबडी हैज इवॉल्व्ड एंड एवरीबडी हैज कम फ्रॉम अफ्रीका। बट ठीक है, ये एक ओरिजिन बताती है, ह्यूमन सिविलाइजेशन का ये ओरिजिन। देखिए, यहां से उठकर बहुत सारे होमिनिड्स पूरे विश्व भर में माइग्रेट करते हैं। दिस इज द माइग्रेशन चार्ट ऑफ होमो सेपियंस, जो हमारे स्पीशीज को बोला जाता है होमो सेपियंस सेपियंस। बट आप यहां पे देख सकते हैं दैट दे हैड लिटरली स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स एशिया। एक भाग एशिया की तरफ गया और दूसरा भाग गया यूरेशिया या यूरोप की तरफ, राइट? और यहीं पे हमारी हिस्ट्री शुरू होती है कि भैया हमें ये देखना है दैट व्हेन डिड ह्यूमंस फर्स्ट अराइव इन इंडिया। इंडिया में हमें सबसे पहले सबसे पुराने होमिनिड स्कल्स कब मिलते हैं। तो हिस्ट्री की शुरुआत जो है इन्हीं से हो जाएगी, राइट? अर्लीस्ट होमिनिड स्पीशीज, जो सबसे पहले होमिनिड स्पीशीज हमारे यहां पर आ रहे थे, आपने सही देखा, जब हम यहां से अफ्रीका से रूट लेकर इंडिया आएंगे तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमें होमिनिड स्कल्स यहीं पे मिलने चाहिए। इसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। हमारे हिमालयन फुटहिल्स के फॉर्मेशन से निकले शिवालिक प्लेट्यू। नाउ शिवालिक फॉर्मेशंस और यहाँ पर जो लोकल एरियाज थी जिसको कहा जाता है पोटवार प्लेट्यू, तो शिवालिक फॉर्मेशंस और पोटवार्स के नीचे हमें 2 स्कल मिल रहे थे, या हमें 2 पुराने, सबसे पुराने फॉसिल्स मिल रहे थे। दोनों का नाम मैंने लिखा हुआ है, एक है रामापेथिकस और दूसरे हैं शिवापेथिकस। राम और शिव के ऊपर इनका नाम दिया गया है। रामापेथिकस वाज अ फीमेल फॉसिल, शिवापेथिकस मेल फॉसिल, और ये 2.2 मिलियन ईयर्स अगो के बताए जाते हैं, ऑलमोस्ट माने जाते हैं। दीज वर द अर्लीएस्ट होमिनिड स्पीशीज दैट वी हैड सीन इन इंडिया। हम इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिस के कैटेगरी में रखते हैं। सो दिस वाज द बेसिक ग्रेजुएशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज। एप से ऊपर उठकर हम ग्रेजुएट हो रहे थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, होमो हैबिलिस में, उसके बाद होमो इरेक्टस में, उसके बाद होमो सेपियंस में, और लास्टली होमो सेपियंस सेपियंस में। हमें सबसे पहले स्कल्स या सबसे पहले आर्टिफैक्ट्स, फॉसिल्स इसी एरिया में मिलते हैं। दिस इज वेरी नेचुरल टू अंडरस्टैंड। और मैप में यही एरिया जो है
सबसे पहले हैबिटेशन के फॉर्म में जाना जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमें एक इंपॉर्टेंट प्लेस मिला मध्य भारत में। हथनोरा इस जगह का नाम है, और हथनोरा में जो स्कल मिल रहा था हथनोरा में जो हमें फॉसिल मिल रही थी, एक्चुअली ये 1982 की घटना थी, जो ये बता रही थी कि भारत में होमो हैबिलिस के आगे होमो इरेक्टस की भी स्पीशीज है, यानी कि अब उस स्पीशीज के ब्रेन साइज बड़े हो रहे थे। फॉर योर रेफरेंस, मैंने शिवापैथिकस का फॉसिल यहां पर दिखाया है आपको। ये उनके स्कल का पार्ट है। आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे, सो द ब्रेन साइज जो कि पीछे है, वो माउथ के साइज से छोटा है। सो ब्रेन साइज जैसे जैसे बढ़ता है, हम ग्रेडेशन में वैसे वैसे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हमारा ब्रेन साइज बढ़ेगा, माउथ का साइज छोटा होता जाएगा। शिवापैथिकस का माउथ का साइज बड़ा था, और उसके बाद में जो हथनोरा में जो स्कल मिला, हथनोरा में जो एक्सकेवेशन हुई जो मध्य प्रदेश में है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। दैट लुक्ड समथिंग लाइक दिस। इस स्कल के ब्रेन साइज बड़े थे। स्कल में एक तरीके से फ्रंट फेस जो है वो पीछे जा रहा था। क्रेनियल कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ होमो इरेक्टस। एंड अगेन, ज्यादातर हिस्टोरियंस इसे 1.8 मिलियन ईयर्स अगो का बताते हैं। सो आप देख सकते हैं टाइम जो है वो कम होते जा रहा है। सो दिस इज 1.8 मिलियन ईयर्स अगो। लेकिन जो होमो सेपियंस की अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या हमारे देश में होमो सेपियंस या होमो सेपियंस सेपियंस की कोई स्कल मिलते हैं, अर्लीस्ट एविडेंस, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें मिलता है फाहियान केव में, श्रीलंका में, होमो सेपियंस सेपियंस के स्कल्स। सो होमो सेपियंस की स्कल फॉर द फर्स्ट टाइम अराउंड 34,000 ईयर्स अगो इसकी डेट बताई जा रही है। सो अराउंड 34,000 ईयर अगो हमें होमो सेपियंस के स्कल मिलते हैं फाहियान केव्स में इन श्रीलंका। एंड दैट was the discovery. Basically, होमो सेपियंस ऑस्ट्रेलोपिथिकस से लेके होमो सेपियंस सेपियंस के स्कल कुछ इस तरीके से इवॉल्व हो रहे थे, राइट? तो हमारे देश में हमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस के स्कल्स, होमो इरेक्टस के स्कल्स जरूर मिल रहे थे, लेकिन होमो सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस के स्कल्स श्रीलंका में मिलते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कहानी है। तो अगर मैं सिंपल तौर पे कहूं, एक समराइजेशन के फॉर्म पे कहूं कि अर्लीस्ट होमिनिड्स भारत में माइग्रेट कर रहे हैं, तो वो ऐसे आ रहे हैं। सबसे पहले पोटवार प्लेटू, शिवालिक हिल्स में, शिवालिक प्लेन्स में हमें दिख रहे हैं द अर्लीस्ट रामापैथिकस और शिवापैथिकस। उसके बाद वो नीचे की तरफ आते हैं। हथनोरा में हमें थोड़ा आगे बढ़ के 1.8 मिलियन ईयर्स अगो का एक स्कल मिलता है, द हथनोरा स्कल, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सकवेशंस इन इंडिया। और उसके बाद हमें सीधा श्रीलंका में होमो सेपियंस के स्कल्स मिलते हैं, विच इज 34,000 ईयर्स अगो। ये काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि ऊपर से आकर नीचे की ओर माइग्रेशन सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा था। और ये मैंने आपको पहले वाले मैप से दिखाया कि किस तरीके से माइग्रेशन जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड किया जा रहा है। यहां पर ही इन दिस मैप इटसेल्फ, एज आई टोल्ड यू, यहां से उठकर इंडिया की तरफ और ऊपर एशिया, यूरेशिया, यूरोप की तरफ जाने की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही थी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थियरीज ऑफ माइग्रेशन ऑफ होमो सेपियंस। नाउ इसके बाद क्या? इसके बाद भारत में शुरुआत होती है स्टोन एज की, और स्टोन एज को 3 भाग में बांटा जाता है। द अर्लीस्ट स्टोन एज विच इज कॉल्ड एज पेलियोलिथिक एज, the middle stone age which is called mesolithic age, and the last part of the stone age which is called neolithic age. ये तीनों एज के थ्रू हम देखेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा सेटलमेंट्स कहां हो रहे थे। पेलियोलिथिक एज सबसे ज्यादा भारत में और सबसे पहले डेक्कन में था। हालांकि पूरे नॉर्थ और साउथ में हमें पेलियोलिथिक साइट्स मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पेलियोलिथिक साइट्स, सबसे ज्यादा पेलियोलिथिक स्टोन एज के जो साइट्स मिलते हैं वो बोरी, मोरगांव, इसामपुर, चिरकी, दीज आर सम ऑफ द साइट्स इन महाराष्ट्र एंड द एडजॉइनिंग एरिया ऑफ कर्नाटका, जहां पर सबसे ज्यादा पेलियोलिथिक साइट्स मिलते हैं। इसका एक कारण है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस स्टोरी में कोई थ्रेड नहीं है।
ये स्टोरी की सूत्रधार जो है भारत की ज्योग्राफी है। जी हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि पेलियोलिथिक सबसे ज्यादा साइट्स डेक्कन में मिलते हैं, मीजोलिथिक सबसे ज्यादा साइट मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया में मिलते हैं, और नियोलिथिक साइट्स यानी कि टूवर्ड्स द कमिंग अप ऑफ लेटर पार्ट ऑफ स्टोन एज सबसे ज्यादा साइट्स आपको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलेंगे। यानी कि अब क्रम हो रहा था नीचे से ऊपर जाने का। होमिनिड्स तो आए इंडिया में अफ्रीका से ऊपर से नीचे होते हुए, बट अब नीचे से ऊपर जाने का क्रम चल रहा था। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं दैट मोस्ट ऑफ द पेलियोलिथिक टूल्स, जो टूल्स हुआ करते थे, दे वर कोर्सर टूल्स, दे वर हार्ड परकशन स्टाइल टूल्स, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर एक ब्रॉड पत्थर बनाना और उसे चिजल करना। ये उसी एरिया में पॉसिबल था जहां पर रॉक्स ज्यादा अवेलेबल हों। डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट नेचुरल बेसोल्टिक रॉक्स जिनका यूज हमारे पेलियोलिथिक मैन और वुमेन कर रहे थे। सो पेलियोलिथिक की कहानी ये थी कि ज्यादा से ज्यादा पेलियोलिथिक साइट्स भारत के दक्षिण भूखंड में, भारत के डेक्कन प्लेटू में आपको देखने को मिल रहे हैं। मीजोलिथिक का क्या? मीजोलिथिक ऐसा टाइम पीरियड था फ्रॉम 9000 टू 4000 बीसी। ये एक ऐसा पार्ट था जब भारत का मध्य पार्ट, द मिडिल लैंड्स ऑफ इंडिया वाज कॉन्सेंट्रेटेड एंड डॉटेड विथ मीजोलिथिक साइट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, पेलियोलिथिक यहां पर, ज्यादातर पेलियोलिथिक यहां पर, उसके बाद मीजोलिथिक, ज्यादातर मीजोलिथिक भारत के बीच वाले एरिया में। अब इसमें कौन से साइट्स थे? देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने यहां पर आपके लिए मार्क करे हैं, एग्जैक्ट पॉइंट्स, बट अगेन आई कैन पुट इट आउट हियर। फॉर एग्जांपल वराहवर, टिम्बो, और फॉर दैट मैटर लोटेश्वर, ये दोनों साइट्स गुजरात में है। बागोर विच इज देयर इन राजस्थान। बुद्ध पुष्कर या पुष्कर अगेन विच इज देयर इन राजस्थान। आदमगढ़ विच इज देयर इन मध्य प्रदेश। भीमबेटका also there in Madhya Pradesh. These were some of the most important Mesolithic sites. Mesolithic Paleolithic से अलग क्यों है और सबसे महत्वपूर्ण जाना क्यों जाता है? इसका एक सिंपल रीजन यह है कि Mesolithic मैन अब हंटिंग और गैदरिंग करना दोनों सीख रहे थे। हंटिंग फॉरेजिंग तो पेलियोलिथिक कर भी रहे थे, बट हंटिंग और गैदर करना यानी कि एक प्रकार से किसी सामान को एक्यूमुलेट करके आगे के लिए यूज करना। ऐसा नहीं कि जो आज मैंने शिकार किए वो आज ही खत्म। एक मटेरियलिज्म का निर्माण करना, एक मटेरियलिज्म की प्रैक्टिस रखना, राइट? दैट वाज स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना भी मेसोलिथिक कल्चर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ द कल्चर ऑफ पेंटिंग्स ऑल्सो स्टार्टेड। भीमबेटका की पेंटिंग्स मेसोलिथिक टाइम पीरियड को दर्शाती है। भारत में, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की पेंटिंग्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक कल्चर्स और रॉक पेंटिंग कल्चर्स दैट वी सी इन इंडिया। आप ये जानकर हैरान होंगे that the colors which were used here were natural colors. कोई डाई तो था नहीं, कोई आर्टिफिशियल केमिकल्स तो यूज थे नहीं, लेकिन ये नेचुरल कलर्स, ये ऑकर कलर्स which were taken from the iron rocks, ये आज भी उसी तरीके से प्रिजर्व्ड हैं। That shows that cultural life was starting Mesolithic time period में। बट सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था नियोलिथिक का, स्टोन एज का लास्ट पार्ट, स्टोन एज की लास्ट स्टेज, द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है वी गॉर्डन चाइल्ड। उन्होंने कहा है कि नियोलिथिक एज नहीं, वो रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन क्यों है भाई? रेवोल्यूशन इसलिए है बिकॉज अब हंटिंग गैदरिंग से उठकर आदमी जो है खेती पर जा रहा था। पीपल वर लर्निंग टू प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। They were growing crops like rice, wheat, barley, and that became one of the earliest staples of Indian civilization. ये जान के आपको हैरानी होगी कि although Neolithic sites all over India मौजूद हैं, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर नियोलिथिक साइट्स जो एग्रीकल्चर के लिए जाने जाते हैं वो केवल नॉर्थ इंडिया में है। सो फॉर एग्जाम्पल चिरांद,
बिहार में महादहा या कोल्डी हवा विच इज देयर नियर मिर्जापुर ऑफ उत्तर प्रदेश, या गुफक्राल, बुरजाहोम, दोनों कश्मीर के श्रीनगर के पास में, या मेहरगढ़ विच इज नॉट इन इंडिया विच इज इन पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और किले गुल मोहम्मद, ये सारे नियोलिथिक साइट्स जाने जाते थे खेती के लिए। ये सारे नियोलिथिक साइट्स जाने जाते थे व्हीट के प्रोडक्शन के लिए। क्या आपको पता है कि राइस सबसे पहले, चावल सबसे पहले नियोलिथिक एज में कहां पर आ रहा था? आज भी वो जगह चावल के लिए बड़ी मशहूर है, कोल्डियावा में, महादहा में, चिरांद में। नाउ दीज वर ऑल साइट्स इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जहां पर आज भी राइस की खेती उसी क्रम में चलती रहती है। नॉर्थ ईस्ट के इंडिया में भी दाऊजाली हार्डिंग was one of the most important sites of Neolithic age in India. इसीलिए इसे नियोलिथिक सिविलाइजेशन या रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। So I hope you understood that कैसे पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक का ये ग्रेजुएशन चल रहा है इंडिया में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ स्टोन एज। इसी स्टोन एज के इस 3 पार्ट को हमने आज फर्स्ट सेट ऑफ स्टोरीज में आपको बताया है। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, सिंपलिस्टिक वर्च्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट यू विल सी। नाउ इन द नेक्स्ट एपिसोड एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, इंडस वैली कहां से आई थी, वो लोग कहां पे रहते थे और खत्म कैसे हो गई, इसका जवाब पूरे के पूरे मुकम्मल तौर पर मैप से मिलेगा। और देखेंगे कि कैसे नियोलिथिक एज के लोग भी ऑलमोस्ट इंडस वैली के साथ में ही रहते थे, लेकिन इंडस वैली का इनसे कोई संपर्क नहीं था और इनका भी इंडस वैली से कोई संपर्क नहीं था। We will see in the map of Indus Valley civilization in the next episode. Stay tuned with me. I hope you enjoyed this session. Not to forget that those who want to be with us in our classrooms will be more than happy to teach you. At the same point of time, double happy to see your name on the final list. अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में आए यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में और आप अपनी देश की सेवा कर सकें जैसा कि आप चाहते हैं, प्लीज यूज द कोड ASHLIVE। जब आप कोड यूज करते हैं यू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। हम नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट करने से वंचित रह जाएं। So please use the code ASHLIVE, take the maximum discounts, join the courses with us. The classrooms are much more exciting and happening, जहां पर comprehensive analysis, thought plan, mapping, charting, answer writings and discussions, which is one of the most important parts, because यहाँ पर तो शायद discussions का उतना माहौल नहीं रहता है, लेकिन classroom तो हमारे discussion से भरे हुए हैं। So join us with the classroom teaching material. I particularly take the history section. I hope to see you there. Thank you for watching it. Also, if you have any questions and doubts relating to this or any other suggestions which you want me to take further, जो आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं मैप्स के थ्रू, आप कांटेक्ट कर सकते हैं या आप रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे थ्रू माय टेलीग्राम चैनल UPSC History Cheaters. I hope to see you there. I hope to see you soon. Stay tuned. Keep working hard. Study hard. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।